हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पार्टीशन पर वीडियो है नीतीश राज की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। मेजोरिटी में हिंदू हैं, इलेक्शन होगा तो हिंदू जीतेगा, लॉ बनाएगा तो वो भी हिंदू बनाएगा, तो मुस्लिम कहां जाएंगे? जिन्होंने तो मौलवी और मौलाना का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको ही क्रिटिसाइज कर दिया। लाशें भर के भेजी, अखाड़े में ऑफिस के जो टाइपराइटर और टेबल थे उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी आधे आधे बांट दिए लोगों ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, 6% लीडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे हिंदू हैं। पंजाब और बंगाल के हिंदू क्यों चाहिए? इंडिया के सारे मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेटिव तुम सबके लीडर हो, तो हम क्या करें? हम सब जॉब छोड़ दें। और सेम टाइम पे सावरकर ने बुक लिख के हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर दी और आरएसएस को भी सारे लीडर ने सेम ईयर में बना दिया। अगर ऐसा है तो कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, वोट भी खाली मुस्लिम करेगा, हिंदू वोट नहीं कर पाएगा। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि कैसे एक मसाले का बिजनेस करने आई छोटी सी कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था और फिर क्या क्या करके हमने उनसे आजादी ली, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जब आजादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी उस टाइम पे कि इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा, और बड़े से बड़े दिग्गज जो थे वो इस चीज को रोक क्यों नहीं पाए। आज 77 साल हो चुके हैं इस पार्टीशन को, लेकिन आज भी आपको लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में ऐसी कोई चीज हो सकती थी जो उस पार्टीशन को रोक देती? एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, जब भी हमारे देश के पार्टीशन की बात होती है तो हमारे इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है, वैसे ही आप पाकिस्तान में जाके बात करोगे तो वहां पे नेहरू और गांधी जी को गलत बताया जाता है। और कुछ का ये भी मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ये जो मैटर था ये वहीं पे सॉल्व हो गया होता। आप अगर इस मुद्दे पे कभी किसी से बात करोगे तो हर कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे, ये तो नेताओं ने मजबूरी बना दी थी। लेकिन जब उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई भी पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसी थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया। देखिए, इस पार्टीशन के बाद कई लोग सड़क पे आ गए थे, अपना घर जमीन काम छोड़ के उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी। वैसे तो वो टाइम एकदम अलग था, लेकिन आज भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वही वैल्यू है। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें से स्टॉक मार्केट एक डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एक्चुअल में उस टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी और मजबूरी ऐसी क्या फंसी थी कि बड़े से बड़े भारतीय जो थे उनकी भी स्ट्रेटेजीज फेल हो रही थी। और इस पार्टीशन के पीछे जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, एक एक डिटेल में आपके सामने रखूंगा, ताकि अगली बार जब आपके सामने कोई पार्टीशन की बात करे तो आपको एक्चुअल डिटेल पता हो। तो देखिए, ये है कराची, और कराची के इस खरादर डिस्ट्रिक्ट के इस घर में उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो इस घर में एक जिन्ना बाई पूंजा नाम से एक बिजनेसमैन रहता था। और इस बिजनेसमैन के यहाँ पे 25 दिसंबर 1876 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पूरी सिचुएशन का सबसे मेन कैरेक्टर है। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अपना लिया था। इनके दादा पहले खोजा कास्ट से थे, खोजा कास्ट के लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम रिलीजन अपना लिया था, और फिर आगे जिन्ना जो थे उन्होंने भी मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो किया। अब जैसे जिन्ना बड़े होने लगे तो जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, और फिर इसके बाद ये लंदन चले गए और वहां जाके अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगे। अब काफी टाइम तक जिन्ना लंदन में रहने के बाद, वहां पे अपनी पढ़ाई करने के बाद, वकीलों के बीच में रहने के बाद, जिन्ना ईयर 1896 में कराची वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये कराची पहुंचते हैं उसी दिन इनकी फैमिली से इनको पता चलता है कि इनके जो फादर हैं, जो बिजनेसमैन थे, उनको पैसे का भारी नुकसान हो गया और इनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया। तो ये सारी चीजें जब पहुंचने के बाद इनको पता चलती हैं तो जिन्ना जो थे वो अपना कमाने का इंतजाम जो है वो शुरू कर देते हैं, और ईयर 1900 आते आते बॉम्बे में जाके अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे जो आजादी की लड़ाई वगैरह चल रही थी इससे बिल्कुल दूर थे, और गांधी जी जो थे वो भी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे। तो कहने का मतलब है कि जिन्ना और गांधी जी उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की स्ट्रगल चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे, और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो दोनों हैं आगे चल के कितना बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का जो मैप था वो ये था। ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट थे जिनको ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे, और बाकी ये जो पूरा येलो एरिया है इसको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और ये जो येलो एरिया है आगे चल के इसी एरिया का पार्टीशन होना था। बाकी प्रिंसली स्टेट क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रूल करते हैं, सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ पार्टीशन की बात करेंगे। उस टाइम पे करीब टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें से 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे। और इसमें से भी ब्रिटिश इंडिया का ये जो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हो, इसमें जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57%, बंगाल में 55% मुस्लिम थे और बाकी जितनी जगह थी वहां पे हिंदू मेजोरिटी में थे। ये जो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही सेंसस का जो डेटा था, यही इस पार्टीशन की आगे चल के जड़ बनता है। अब देखिए काफी टाइम तक ये सारी चीज चलती है। इसके बाद ईयर आता है 1903 और फ्रीडम फाइटर जो थे, इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी जो थी वो एक साथ मिलके अंग्रेजों को परेशान कर रही थी। और इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत जो ब्रिटिशर्स के सामने आ रही थी वो बंगाल से आ रही थी। उस टाइम का बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा था। आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब आता था उसमें। जितने भी फेमस पॉलिटिशियंस थे, लॉयर, इंटेलेक्चुअल्स, बंगाल से ही ब्रिटिशर्स को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब बन चुका था और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे इस पूरे जगह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। अब होता क्या है, जब ये सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो इसके 2 साल बाद यानी कि ईयर 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन बंगाल से डील करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनको वहां पे रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडियंस को रिलीजन के नाम पे बांटा जा सकता है और अगर ये किसी तरीके से इनकी यूनिटी ब्रेक कर देते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग भरी हुई है सारे इंडियंस में, ये रिलीजियस हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन जो थे वो जुलाई 1905 को एक अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें कहते हैं कि बंगाल जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका एरिया बड़ा है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। और बंगाल जो था एज अ होल, पूरे बंगाल के अंदर हिंदू जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन बंगाल का जो ईस्ट साइड था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक प्लान तरीके से बंगाल को डिवाइड किया। उसमें जो बंगाल का ईस्ट एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, आज की डेट में वो बांग्लादेश है, और बाकी जो बचा बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम थे वो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल बनते ही मेजोरिटी में आ गए थे और हिंदू जो पहले मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी बन गए थे ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वहां ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, वहां जैसे पहले था वैसे ही रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग भी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था। अभी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था इस चीज को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया कि बंगाल का जो पार्टीशन है गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे उनको इस पार्टीशन से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे पहले एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, धरने दिए जाते थे, इस बार ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसको लेके जो धरने वगैरह दिए जा रहे थे, ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, एक सेगमेंट था मुस्लिम्स का, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पे एक साथ आंदोलन करने की बजाय ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है। पूरी पॉपुलेशन के 26% मुस्लिम्स हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.59% मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हैं। और डिस्कशन ये था कि कल को अगर अंग्रेज चले भी गए, कि लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं लेकिन मुस्लिम जो है उनकी तो फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इलेक्शंस भी होंगे तो हिंदू जीतेंगे, तो आजादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को भांप लिया था, उनको समझ में आ गया था कि ये जो रिलीजियस एंगल उठने लगा ये इस पूरे मूवमेंट को खराब कर देगा। तो उन्होंने अपने हर स्टेप में एक ही स्टांस रखा। वो स्टांस ये था कि उन्होंने ये कहा कि देखिए रिलीजन जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है, रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने हर कम्युनिटी को जाके यही चीज समझाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जिस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेकुलर इंडिया को देखते हैं जिसमें हर धर्म हर कम्युनिटी के लिए जगह होगी, आपको कोई भी डरने की बात नहीं। कांग्रेस ने यही मैसेज कन्वे किया कि नेशनलिज्म और देश जो है वो किसी भी धर्म या कम्युनिटी से बड़ा होता है। इनफैक्ट जो उस टाइम पे धर्म की बात करते थे उनको कांग्रेस वाले कम्युनल बोलते थे। लेकिन ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी और अंग्रेजों का जो प्लान था वो काम करने लगा था। और ये जो टाइम चल रहा था इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। ईयर 1906 में कांग्रेस कलकत्ता के अंदर एक सेशन कर रही थी, इसी में जिन्ना आए थे और जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। देखिए थोड़ा सा जिन्ना के बारे में बता देता हूं आपको। जिन्ना की जो आज इमेज है
उस टाइम पे जिन्ना के जो पर्सनल बिलीफ थे वो बिल्कुल अलग थे। उस टाइम पे जो जिन्ना थे वो सेकुलरिज्म की बहुत ज्यादा बात करते थे, कांग्रेस की सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, और जिन्ना जो थे वो मौलाना मौलवी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जिन्ना का जो लाइफस्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस से बहुत ही अलग था। सरोजनी नायडू जी ने ऑन रिकॉर्ड जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दिया था, लेकिन आगे चल के सारी चीजें घूमेंगी, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए बस। तो अब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन तो कर दिया था, इसको लेके पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो धरने वगैरह दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम टाइम पे जिन्ना की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। और इसी टाइम पे एक चीज और हो जाती है। होता क्या है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल, जो अभी अभी डिवाइड होकर नया स्टेट बना था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, वहां पे ढाका शहर के अंदर, अभी तो बांग्लादेश हो गया वो, वहां पे मुस्लिम्स की एक मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी। ये हर साल वहां पे होती थी, लेकिन अब क्या था कि डिवाइड हो गया था तो ईस्ट बंगाल के अंदर हो रही थी। इसमें मुस्लिम कौम की जो ग्रोथ वगैरह इन सारी चीजों पर डिस्कशन होता था। तो इस बार जो ढाका के अंदर ये सेशन हुआ ये थोड़ा सा अलग था। यहाँ के सेशन में डिस्कशन ये हुआ कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा कर रही है, ये तो एक हिंदू पार्टी है, पूरे देश में मेजोरिटी में हिंदू है, इलेक्शन होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, सरकार आएगी तो हिंदुओं की आएगी, और फिर जो लॉ है वो भी हिंदू ही बनाएंगे, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन का क्या। तो इस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसमें हिंदू ज्यादा है, ऐसे ही हम एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम्स की बात को आगे रखेगी और इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करेगी। और यही वो टाइम था जब 30 दिसंबर 1906 को इन्होंने मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना दी। इसका एम ये था कि जो मुस्लिम्स की बातें हैं उनको आगे रखा जाएगा और मुस्लिम्स को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, इसको लेके अपनी बात आगे रखेंगे। और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बस इन्होंने पार्टी बना दी थी, एक प्लान तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। पहले क्या होता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया के हिंदू और मुस्लिम किसी की भी बात हो, सारी बातें ब्रिटिशर के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आके खड़ी हो गई थी और अंग्रेजों के सामने अलग से डिमांड रखती थी। तो मुस्लिम लीग जब बनी तो इन्होंने अंग्रेजों के सामने यह डिमांड रखी कि मुस्लिम्स को अब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, इसकी डिमांड क्यों रख रहे थे मुस्लिम लीग वाले। देखिए, जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो कोई भी खड़ा हो सकता है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जो कम्युनिटी नंबर्स में ज्यादा होती है, जिसको वो चाहते हैं वही इलेक्शन बार बार जीतता है। और ऐसे में जो माइनॉरिटी होती है, जिसके लोग कम होते हैं, उसके चुने हुए लोग कभी पावर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो वोट ही काउंट होंगे। तो मुस्लिम लीग ने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी, इसमें ये कहा इन्होंने कुछ जगह पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। इसमें होगा ये कि वहां पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे और जो वोट करेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे, बाकी कोई और नहीं करेगा। मान लो एक एरिया है, वहां पे 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 60 मुस्लिम्स हैं और 40 जो है वो बाकी की कम्युनिटी है। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होगा तो ये जो 60 मुस्लिम्स हैं सिर्फ यही वोट करेंगे, बाकी के जो 40 लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे। और जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो भी मुस्लिम्स ही खड़े होंगे। इससे होगा ये कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भी पावर में आएंगे। और अंग्रेज ऐसे ही सिचुएशन चाहते थे जिसमें इंडियन कम्युनिटी पावर के चक्कर में आपस में उलझे रहे। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है कि क्या उस समय पे इलेक्शंस होते भी थे, क्योंकि पावर में तो ब्रिटिशर्स थे। तो देखिए, उस टाइम पे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। हर कोई वोट नहीं कर सकता था, बस कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टी ओनर, टैक्स पेयर्स और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो थे वही वोट कर पाते थे। मेनली अमीर लोग ही वोट कर पाते थे, जिनको ब्रिटिशर्स चाहते थे। ये मुस्लिम लीग जो बनी थी, इसके प्रेसिडेंट उस समय मोहम्मद शाह थे और जिन्ना जो थे वो उस समय कांग्रेस में थे और वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे कि ये जो मुस्लिम लीग अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही है, इससे डिवाइड हो गए लोग। तो ये चीज को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन आगे चल के सिचुएशन ऐसे चेंज होगी कि जिन्ना खुद ही सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अपना दम खम लगा के लड़ेंगे। और ये जो मुस्लिम लीग उस समय बनी थी तो उसमें ऐसा नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम्स का सपोर्ट आ गया था। बस कुछ अमीर मुस्लिम जो लैंडलॉर्ड थे उनका ही सपोर्ट था मुस्लिम लीग को, बाकी जो सपोर्ट था मुस्लिम्स का वो कांग्रेस को ज्यादा था। और यही रीजन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कहती थी कि ये जो मुस्लिम लीग है, ये जो कह रही है कि इंडिया के जो सारे के सारे मुस्लिम्स हैं उनके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी है
सबके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लेकिन आगे चल के ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को एक अलग तरीके से सपोर्ट करा ताकि वो उनके लॉयल बने रहे, और कांग्रेस चाहती थी कि पैरेलल में आके मुस्लिम लीग खड़ी हो, क्योंकि तभी वो मैनेज हो पाएंगे। तो अब इसके कुछ टाइम बाद, यानी कि ईयर 1909 में मुस्लिम लीग वाले क्या करते हैं, ये जो उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, इसको लेके मुस्लिम लीग वाले शिमला पहुंचते हैं और लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले से जाके मिलते हैं। उनके सामने अपनी सारी डिमांड रखते हैं कि उनको कैसे भी करके सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और अंग्रेज जो थे वो बड़े आराम से इस डिमांड को मान लेते हैं। तो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पे अंग्रेज कह देते हैं कि अब यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, और इसके साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मुस्लिम्स के लिए सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई। ये जो ईयर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, इसके आने के बाद मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया की जो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसके अंदर भी मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती थी। ये जो मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाया था मुस्लिम्स को, इस एक इंसिडेंट की वजह से बहुत ही कम टाइम में मुस्लिम लीग जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में आके खड़ी हो गई थी। और अब जब मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो जिन्ना जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने ईयर 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। मतलब कि कांग्रेस को छोड़ा नहीं, उन्होंने एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन किया। उस टाइम पे जिन्ना का ये कहना था कि ऐसा करके ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन कर पाएंगे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो ये जो अलग अलग रास्ते पे चल रही है, इससे काफी दिक्कतें आएंगी आजादी में। तो एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो एक साथ आके अपने मेन गोल को अचीव करें, ब्रिटिशर्स से आजादी, ना कि आपस में लड़े। और इस चीज से कांग्रेस जो थी वो भी खुश थी, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी करके मुस्लिम लीग को अपने साथ ही रखना चाहती थी, वो और डिवाइड नहीं करना चाहती थी। और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद जिन्ना जो थे वो इन दोनों की मीटिंग करवाते हैं लखनऊ के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो कुछ डिमांड रखती है अपनी। मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहती है कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमें मिला है उसका खुल के सपोर्ट करो, और पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स की सीट्स है उनको थोड़ा सा बढ़ा दो। अब वैसे तो कांग्रेस जो थी वो रिलीजन के बेसिस पे सीट्स मिलना, इन सब चीजों के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस जैसे तैसे करके इस चीज को मान लेती है और कहती है कि आजादी की जो लड़ाई चल रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसमें आप हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। तो इस लखनऊ पैक्ट के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर भी कई हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये इन सारी चीजों से ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने काम किया कि जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग है, तो उन्होंने भी ईयर 1915 में हिंदू महासभा बना दी थी, ताकि हिंदुओं की भी बात आगे रखी जा सके। और अभी तक की जितनी भी चीजें चल रही थी इंडिया के अंदर, गांधी जी इससे थोड़ा दूर थे, लेकिन इस टाइम पे एंट्री होती है गांधी जी की। इसी टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं, और यहां से कांग्रेस जो बैकफुट पे जा रही थी, हर चीजें माननी पड़ रही थी, उसकी सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, कांग्रेस किस तरीके से ज्वाइन की थी, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो मैं वो सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ पार्टीशन पे ही फोकस रखूंगा। अब गांधी जी के आने के कुछ टाइम बाद एक सिचुएशन बनती है। उस टाइम दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हुई थी, और एलाइड पावर जो थी जिसमें ब्रिटिश एम्पायर था, उसने ऑटोमन अंपायर को हरा दिया था। और उस टाइम पे ऑटोमन अंपायर के जो हेड होते थे उनको कैलिफ यानी खलीफा कहा जाता था, और पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे वो इनको अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते हैं, क्योंकि हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर थे। तो उस टाइम पे हुआ यह था कि वॉर जीतने के बाद एलाइड पावर जिसमें ब्रिटिश अंपायर भी था, इन्होंने ऑटोमन अंपायर को बांटना शुरू कर दिया था और अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। और ऐसे एरियाज जिसमें मुस्लिम्स के होली प्लेसेस थे, जिनके ऊपर कैलिफ यानी खलीफा का कंट्रोल था, वो सारे एरिया भी अपने अंडर लेने लगे थे। और इस पर्टिकुलर चीज से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसको खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है। और अली ब्रदर जो थे उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। अब गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट्स के जो अली ब्रदर्स थे इनसे जाके मिलते हैं कि हम ये जो आपकी खिलाफत मूवमेंट है इसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ आएंगे। और इस चीज को लेके गांधी जी ने
एक एक हिंदू से अपील की कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में आए, कई सारी कॉन्फ्रेंस भी की। उसी टाइम पे कांग्रेस का नागपुर में सेशन चल रहा था, गांधी जी ने उसके अंदर भी मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदुओं को भी जोड़ के खिलाफत इशू को डिस्कस किया। अब इससे हुआ ये कि इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो कन्विंस हुए और कांग्रेस के सपोर्ट में आए। कांग्रेस जो कहती थी कि हम इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये चीज और स्ट्रांग हो गई। और कांग्रेस की जो सेकुलर अप्रोच थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया एक सेकुलर देश होगा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे, ये चीज और स्ट्रांग हो गई थी। कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग हो गई थी। और इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़ी डाउन पड़ी थी। वो जो दावा कर रही थी कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स की वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ये दावा थोड़ा हल्का पड़ गया था। अब इसके बाद एक और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होती है, जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिजाइन मार देते। एक तो वो कहते हैं कि जब से गांधी जी आए हैं और जिन तरीकों का यूज करके वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, उससे जिन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं। दूसरी चीज जिन्ना का ये कहना था, ये कांग्रेस जो है और ये जो मुस्लिम लीग है, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसके वो खिलाफ थे। तो यही सारे रीजन बता के जिन्ना जो थे वो रिजाइन मार के लंदन चले जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि जिन्ना इसलिए चले गए थे क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चल रही थी और मुस्लिम लीग में मुख्तार अहमद अंसारी जो थे वो अपनी चला रहे थे। तो इस वजह से जिन्ना जो थे वो गुस्से में गांधी को तानाशाह बोल के पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ के सीधे लंदन चले गए। तो अब इसके काफी टाइम तक हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ईयर 1923 में ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया था, तो वहां पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923 लेके आ जाते हैं। और ये जो एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पहले जितनी मुस्लिम्स की सीट थी उससे ज्यादा सीट रिजर्व कर देते हैं मुस्लिम्स के लिए, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनकी सीट एकदम से कम हो जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से जो हिंदू थे वहां के वो भड़क जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जा रहा है मुस्लिम्स को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अलग से सीटें रिजर्व की जा रही हैं और यहाँ पे भी हमारी सीट कम कर दी गई है। तो इसकी वजह से इस पूरे एरिया में हिंदू मुस्लिम जो टेंशन थी वो दोबारा से बढ़ने लग गई थी। और इस चीज का इंपैक्ट जो था वो इंडिया के बाकी पार्ट में भी पड़ा। तो हिंदू महासभा ने भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो हिंदू जो है उनको भी रिलीजन के नाम पे ज्यादा सीटें थी। और सेम टाइम पे वीर सावरकर जो कि अंडमान के सेलुलर जेल में बंद थे, उन्होंने हिंदुत्व हु इज अ हिंदू इस नाम से एक बुक भी लिख दी थी जिसमें हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही गई थी। इसको अंग्रेजों ने उसी टाइम पे बैन कर दिया था। तो ये सारी चीजें एक ही साथ हो रही थी। और उसी टाइम पे पंजाब और यूपी में आर्य समाज ने शुद्धि कैंपेन लॉन्च कर दिया था। और फिर इसका इंपैक्ट धीरे धीरे इतना बड़ा कि 2 साल बाद हिंदू कम्युनिटी के कई लीडर्स ने मिलकर आरएसएस का भी फॉर्मेशन कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अब ये वो सिचुएशन थी जहां पे हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। और ये जो सिचुएशन थी ये अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। जब भी कोई एकजुट होने की कोशिश करता था, अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक कम्युनिटी को पकड़ के उसको बेनिफिट दे देते थे, फिर दोनों कम्युनिटी लड़ने लगती। और ये जो ईयर 1925 था ये कांग्रेस के लिए वैसे ही बहुत टेंशन बना रहा था। कांग्रेस जो एक यूनाइटेड सेकुलर भारत बनाने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ रही थी और उनकी बातों को कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आके डिस्कस कर रही थी, तो उसके पैरेलल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी होती जा रही थी जो कांग्रेस के ऊपर हिंदुओं को लेकर भी प्रेशर बना रही थी। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम के सपोर्ट के लिए कुछ करती थी तो हिंदू कम्युनिटी बुरा मानती थी, और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, इसका टैग तो ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर था ही। तो कांग्रेस को मिला के बीच में फंसी पड़ी थी। और इस चीज का पूरा फायदा जो हुआ वो मुस्लिम लीग को हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो अपनी तरफ जोड़े। हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कांग्रेस के ऊपर। इस तरह का प्रेशर था कि अगले साल यानी कि 1926 में कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब एरिया में जितने भी कैंडिडेट उतारे सब के सब हिंदू उतारे, और इसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो कांग्रेस से नाराज हो गई थी। तो अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलने लगा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1930 में मुस्लिम लीग जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेती है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशन में अनाउंस कर दिया कि देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा हक चाहिए। ये जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको जोड़ के एक स्टेट बना दो। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी। ये याद रखिएगा कि सेपरेट स्टेट की डिमांड की है, सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं की है। सेपरेट कंट्री की डिमांड अभी थोड़ी देर में आएगी आगे। और ये जो पाकिस्तान वर्ड था, पहली बार ये वर्ड जो था वो भी इसी टाइम पे निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बनाया था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर।
इसी पैम्पलेट में पहली बार इन्होंने पाकिस्तान नाम डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से आई गायब था, पाकिस्तान नाम से टाइटल दिया था इसको। ये पहली बार था जब ये वर्ड लोगों के सामने आया था। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1933 में लियाकत अली खान, जो जिन्ना के बहुत ही खास थे, ये लंदन में जाते हैं। ये जाके वहां पे जिन्ना से जाके मिलते हैं और कहा जाता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे लियाकत अली खान और जिन्ना ने ये डिस्कशन किया था कि जिन्ना को वापस इंडिया में आके मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करने के बाद एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड रखनी चाहिए जिसको 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा। ये प्लान लंदन के अंदर डिस्कस हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 1934 को जिन्ना इंडिया वापस आके सबसे पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार जब जिन्ना इंडिया आए थे, अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था, एकदम बदले हुए जिन्ना इंडिया वापस आए थे और उनका जो पॉलिटिकल स्टांस था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इन्होंने मुस्लिम लीग जो थी उसको पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप चेंज की उसकी, और बैक टू बैक कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग देश चाहिए होगा। जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने इंडिया के एक एक मुस्लिम को यह समझाना चालू किया और यूनाइट करना चालू किया। जिन्ना ने मुस्लिम्स को यह समझाया कि जो कांग्रेस है ये यूनाइटेड सेकुलर इंडिया के नाम पे मुस्लिम्स को कुछ भी नहीं देगी, सारी जो पावर है वो हिंदुओं के हाथ में रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1935 आते आते ये जो अंग्रेज थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इंडिया के अंदर कि इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था और इन्होंने मजबूरी में इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले लिमिटेड लोग ही वोट कर पाते थे, तो इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी कि इलेक्शन में कौन वोट करेगा, उनके जो नंबर्स हैं, आम जनता के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें करीब 30 to 35 मिलियन इंडियन वोटर जो थे वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, जिसमें यह था कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए उसको, कुछ लैंड अगर उसके नाम पे हो तो वो वोट कर सकता है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसमें मोटा मोटी ये था कि पूरे इंडिया के स्टेट्स में इलेक्शन होंगे और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे और जो जीतेगा वो उस स्टेट के अंदर चलाएगा। उसके साथ साथ एक अपना ये गवर्नर भी रख देंगे उस स्टेट के अंदर। तो ये प्लान था इनका। और इस एक्ट को लाने के बाद नेक्स्ट ईयर 1936 में ये जो अंग्रेज थे ये इलेक्शन करवाते हैं। टोटल 1585 सीट्स पे इलेक्शन होने थे और इस इलेक्शन में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जो थी, इन सबको बुरी तरीके से पीछे करके कांग्रेस जो थी वो 707 सीट्स पे जीत जाती है और मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ 106 सीटें जीतती है। यहां तक कि हाल ये हो गया था इस इलेक्शन में कि जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्व थी, तो कांग्रेस ने वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया था। और इस इलेक्शन के बाद एक चीज साफ हो गई थी कि इंडिया के अंदर सारे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं है। और ये जो इलेक्शन हुए थे ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। मुस्लिम लीग बिल्कुल खुश नहीं थी और यहां से मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना स्टांस बदलती है मुस्लिम लीग। अब इसके बाद ईयर आता है 1939 और इस ईयर में एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से एकदम अलग रास्ता चुनती है। एक्चुअली होता क्या है कि इस साल ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया की लीडरशिप से पूछे अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इंडिया भी है और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो चीज थी इसको सुनकर कांग्रेस जो थी वो गुस्सा हो जाती है कि हमसे बिना पूछे आप हमारा और हमारे सोल्जर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड वॉर में करवा रहे हो। और कांग्रेस ने कहा कि हम एक शर्त पे वर्ल्ड वॉर में आपका साथ देंगे, अगर आप ये प्रॉमिस करो कि वॉर जब खत्म हो जाएगी तो वहां से आने के बाद आप हमें आजादी दे दोगे। लेकिन इस चीज के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो हाँ नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसी टाइम पे जितने ये 707 लीडर इनके इलेक्शन में जीत के आए थे कांग्रेस पार्टी के, जो स्टेट चला रहे थे, उन सबसे रिजाइन मरवा देती है ताकि काम सारे रुक जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इसमें कई तरीके के ऑफर भी ऐसे ही यार काफी कमाल की वीडियो थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी इसका भाई जरूर बनाएंगे। बाकी अगर भाई बात करें ना तो एक पार्टीशन जब हुआ था ना तो इसमें एक काफी एक्टिविटी हो गई थी और काफी चीजें ऐसी चल रही थी, तब भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और ये जो स्टोरी है ना, मुझे नहीं लगता कि हमने मतलब के पहले हमारी बुक्स में पढ़ी हो या इधर मतलब के ये लिखी हो कि ये सारा जो मूवमेंट है ना ये उस टाइम चलता रहा था। मतलब के जिन्ना साहब और गांधी जी मतलब के एक साउथ अफ्रीका में थे, जिन्ना लंदन में था। तो ये चीज एक टोटली मतलब के डिफरेंट थी, जो कि अभी तो भाई इंटरनेट का जमाना, हर चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
बाकी अगर पार्टीशन की बात करें ना तो भाई उसमें ब्रिटिश, हम तो बोलते हैं कि तो उन्होंने एकदम से ये अपना स्टैंड दिया, उन्होंने लाइन खींची और मतलब कि सारी चीजें अलग कर दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो एक नफरत थी ना उनके अंदर है वो भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाहे जितनी भी एक पार्टी बन रही थी, जितनी भी स्टेट एक जुड़ रही थी, सारा कुछ हो रहा था, उनका माइंड वहां पर ही था कि भाई ये हमसे अलहदा क्यों हो रहे हैं, हमारा इधर जो एक पावर है वो क्यों कम हो रही है, उनका यही एक चीज थी। तो वो भाई आस्ता आस्ता जो एक चीज आगे चलती रही ना, वो ऐसा था कि सारा सिस्टम भाई अलग होना था। तब ये था कि ये रिलीजियस जो था ना उसी टाइम में भाई स्टार्ट हुआ था कि मतलब के हिंदू इधर मतलब के सबसे ज्यादा है, मुस्लिम को कोई राइट्स नहीं मिलेगा, सारा इलेक्शन भी ये जीतेंगे, सारी मतलब के ये चीजें करेंगे, तो इसमें हमारा क्या, मतलब कि डर का एक माहौल बन गया था। तो तब लोगों का एक माइंड चेंज करना भी भाई बहुत एक मतलब कि इजी हो गया था। ये नहीं कि एकदम से पाकिस्तान का भाई एक अलहदगी होगी और सारा कुछ हुआ। वो जिन्ना साहब तो इधर हिम्मत हार कर ही चले गए थे कि मतलब कि हमने, लेकिन ये एक पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए कि भाई उनका ये एक बिलीव ही नहीं था। जो जैसे हम एक दोहराते हैं ना सारी चीजें, स्टार से उसका ऐसा कोई लेना देना नहीं था इस चीज से कि मतलब कि इसको सपोर्ट करें या पार्टीशन हो या हाँ दो कंट्री पार्टीशन, या जो मतलब के मौलवी एक सिस्टम चला रहे हैं वो इस चीज को टोटली एक सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन भाई बाद में हुआ सारा कुछ, जब ये चीजें सारी चली, लेकिन भाई ये है कि पार्टीशन जो हुआ था ना ये बहुत खतरनाक हुआ था। ये चीज है कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि अभी एक ब्रिटिश से आजादी ली है और उसी टाइम ये मूवमेंट चल जाएगी और एक पाकिस्तान देश बन जाएगा अलग। वही बात है यार, आप देख लें कि पार्टीशन तो हुआ, ये देख लें कि 20 लाख बंदे जो हैं उस टाइम पे मरे थे, जिनको ऐसे ही काटा गया था कि भाई जैसे कोई भाई बकरा काटा जाता है, ऐसे उनको मार के ट्रेनों में भर के इस साइड से उधर उस साइड से इधर भेजा गया था। जो अभी बाद में दंगे बताएंगे, करा, जो पहले जो उन्होंने बताया वो तो बता रहे। और भाई उस पे पार्टीशन पे ही बात कर रहे हैं, 47 में ही हुआ था, ये कौन सा कि भाई आगे 2000 में बात उन्होंने इतने पीछे पॉलिटिक्स बताई है कि पॉलिटिक्स 47 में ये सारी चीजें हुए। पार्टीशन कब हुआ है? जो उन्होंने वीडियो पार्टीशन कब हुआ है? भाई पार्टीशन कब हुआ है? अगले बंदे की भी बात बात मेरी सुनी आपने, तो मैंने भाई क्या उस बात पे ही आ रहा हूँ, मैंने कहा कि तो उन्होंने उसी बात पे ही आ रहा हूँ मेरा भाई। भाई पार्टीशन साहब हुआ था। आपने बोला कि जो ट्रेनों में लाशें थी, आपको अब क्या पता राइट कौन है रॉन्ग कौन है? तो ये वही तो बात वीडियो करो देखेंगे ना। ना। हाँ वही बात करो यार, जब ये चीजें हुई थी इसका मतलब बनता ही नहीं था। कांग्रेस तो चाहता था कि भाई पार्टीशन हो ही ना, ठीक है। कोई, मैं ये बात करने जा रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या हो गया है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो शुरू से ही इस काम में नहीं शामिल था कि पार्टीशन हो, ये मुस्लिम लीग बने, ये सारी चीजें आए। और फिर जिन्ना साहब आए, पहले तो वो लंदन चले गए थे, वहां से फिर आए और आके भी आती उन्होंने कहा कि दो कौमी नजरिया और दो कौमें भाई हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। मुस्लिम लीग जो थी ना वो स्टार्ट से बन गई थी। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस फिर भी उनको चाहती थी कि हमारे साथ रहें, ये हम इकट्ठे रहें और दो भाई जो है ना अपनी कंट्री को बांटे नहीं। गोरों ने तो यही स्ट्रेटजी जो है वो की थी कि इन दोनों को, मुस्लिम जो हिंदू हैं इनको लड़ा देते हैं, ये खुद ब खुद अलहदा हो जाएंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, हम अपना सुकून से जो लूटेंगे, जो हमें मिलेगा वो सारी चीजें लेके यहाँ से भाई चले जाएंगे। और एंड पे उन्होंने यही किया, जो सारा कुछ था वो यहाँ से इन्होंने समेटा और यहाँ से वो भाई अपने घर चले गए। ये खुद आपस में जो थे एक दूसरे को मारते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं इधर जो जिन्ना साहब है ना उसका मतलब के जो माइंड है ना वो काफी एक पॉलिटिक्स में तेज था। सारा भाई उन्होंने लॉ बना हुआ था, सारा कुछ किया हुआ था। लेकिन ये टोटली एक चीज रॉन्ग है कि मतलब कि वो स्टार से ही उनका पॉइंट ये था हाँ। कि हमने एक देश अलहदा बनाना है, अलहदा बनाना है। ये तो भाई बाद में जाके बाद में चीजें भाई चली, जब ब्रिटिश ने इस चीज का फायदा उठाया कि ये लड़ते भी हैं एक रिलीजियस के नाम पर। बिल्कुल यार, एक सर ने जो चीजें हैं ना वो काफी पीछे से स्टार्ट की। अब देख ले के एक एक जो स्टेट को उन्होंने ना अलग अलग किया, इसके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा एक फायदा उठाया है। अब देख ले कि हम एक पहले की बात कर ले तो पहले एक दो जगह पे एक इकट्ठे दो मतलब रह रहे थे, जहाँ पे एक हिंदू मेजोरिटी में थे और एक मुस्लिम मिनोरिटी में थे। तब उन्होंने क्या किया कि देख ले कि उसका एक वेस्ट और ईस्ट बंगाल वेस्ट और ईस्ट बना दिया। मतलब उन्होंने शुरू से लेके अब तक, मतलब जब तक एक जो है ना ज्यादा लोग आवाज उठाना शुरू नहीं हुए थे ना, उनके अंदर चीज ही ये थी
पहले वो एक स्टेट को अलग कर रहे थे, उसके बाद उनको एक पता चल गया कि ये रिलीजन के ऊपर इतना ज्यादा लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त रिलीजन के ऊपर एक लड़ाई शुरू कर दी, एक वोटिंग के ऊपर शुरू कर दी। और उसमें ये एक जो थे ना, एक असल हीरो थे जिन्होंने एक बुक्स लिखी थी, वीर सावरकर, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उनकी देखिए उन्होंने बुक को कैसे बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें उन्होंने एक एक हिंदुत्व के बारे में एक सारी चीजें बताई हुई थी, उसको बैन कर दिया। मतलब ये है कि एक इन्होंने शुरू से ही एक पक्ष ऐसा लिया है कि जिसमें इनको एक फायदा हो, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे वो हिंदू का हो, जहां पे इनको एक फायदा नजर आ रहा होता था ना, ये उसी चीज के ऊपर एक चले जाते थे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई उन्होंने ये जो हिंदू और मुस्लिम थे ना, इनका उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको सिर्फ एक चीज़ थी कि इनकी जो ताकत है ना, वो उस वक्त इकट्ठी थी, उन्होंने इनकी ताकत को तोड़ना था। तो उसीलिए उन्होंने भाई ये वेस्ट बंगाल एक कर दिया और एक दूसरी तरफ मुस्लिम को अलहदा कर दिया। तो ये उन्होंने इनकी एक ताकत जो है ना, वो इसको कम किया था कि भाई ये दोनों को अगर अलहदा करते हैं तो ज़ाहिर बात है ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना, ये अपना लड़ाई करेंगे और हमारे सामने जो इनकी ताकत है ना, वो कम पड़ जाएगी। तो उन्होंने एक भाई अपना दरमियान में जो ये बातें चलाई थी, तो ज़ाहिर बात है जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को अलहदा किया, तो ज़ाहिर बात है ये दोनों शुरू हो गए। और उसके बाद जब अपना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए हैं या गांधी जी वापस आए हैं, तो उस वक़्त तो ये अपना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में आते ही उन्होंने स्टार्ट लिया था। लेकिन बाद में जब इनकी पार्टी जो है उसके ऊपर बात आई, तो भई उन्होंने इनको माना ही नहीं और ये दोबारा फिर लंदन चले गए थे। तो जब फिर वापस आए हैं, तो उसके बाद इन्होंने भई अपना जब इनको पता लगा कि भई हम जो हिंदू हैं, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है और उनको सीटें भी ज़्यादा मिलेंगी, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत भी उनकी बनेगी और उनके ही भई हुक्म माना जाएगा। तो उस वक़्त इन्होंने भई कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिज़ा ने बोला कि भई हम तो अलहदा अपना एक मुल्क बनाएँगे। तो ज़ाहिर बात है उसके बाद इन्होंने भई अपने मुल्क का जो नाम दिया है, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद सारा काम शुरू हुआ है। तो जैसे ही भई इनको आज़ादी मिली है, तो उन्होंने भई अपना नाम तो पहले दिया था कि हम पाकिस्तान बनाएँगे और उन्होंने बनाना ही बनाना है। इस तरह ही है भाई। ये देखें कि भाई अपना मुल्क आज़ाद होने से पहले भाई कितनी मुश्किलात थे, लेकिन भाई जैसे ही ये अपना एक आज़ादी की तरफ निकले हैं, तो ये देखें कि भाई जब ये बंटवारा होने लगा गया, तो भाई कितने अपना माली और जानी नुकसान हुआ। ये देख लें कि इधर से भाई अपना जो ट्रकों के ऊपर और ट्रेनों के ऊपर जो लाशें थी, वो भाई इधर से, हाँ जी भाईजान, मस्जिदों के मस्जिद वगैरह जो है या अपना गाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ, उसके ऊपर भी लाशें निकली थी जी। आपस में इतनी कत्लो गारत हुई थी जी इधर, जब ये बंटवारा हुआ था। और ये देखें कि भाई पहले तो कांग्रेस में अपना मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन भाई उधर से छोड़कर वो अपना इधर अपना मुस्लिम में जब आए हैं, तो तब भी इन्होंने भाई एक इक़्तिदार में कदम रखा और उन्होंने भाई भाई जब वो लंदन गया है उसको पीछे से सारा उन्होंने भाई एक गाइड किया कि आपने ये करना, उनको बंदा मिल गया था। क्या था वो पहले भाई एक सेकुलर था, वो तो इस चीज को मानते ही नहीं था। जब वो वो तो पढ़ाई खिलाफ में था मौलवियों के उस टाइम पे। हाँ खिलाफ था, लेकिन हाँ। बाद में क्या है, इधर से वो लियाकत खां, क्या उसका नाम उन्होंने लियाकत बताया? अली खान जो लियाकत अली आपने खां, वो गया है वहां पे जाके उसने वो सारा कुछ किया है कि भाई ये तरीका वारदात है, ये करना है। तो तब जाके भाई उसने, क्योंकि वो एक जो है ना वो मुस्लिम फैमिली जिस तरह वो आगे चल रहा था, उन्होंने कहा कि यही एक बंदा हमारे साथ आप आगे मिलेगा, पढ़ा तो लिखा उसने है। सारा कुछ कर लिया। ये सारी भाई उस वक्त एक पॉलिटिक्स चली थी जो एक गोरों ने चलाई थी, उधर बैठ के लंदन में फैसले किए थे ये सारे। हालांकि पहले देखा जाए, अब इन्होंने बाद में इलेक्शन करवाया, 707 सीटें जो है ना वो कांग्रेस ने ली थी, उसमें उनका सारा ये बयानिया जो है ना वो धर्म करके गिर गया था, जिसके लिए ये पीछे इन्होंने बंगाल को जो है ना वो 2 हिस्सों में किया। उसके बाद एक पूरी एक कैंपेन चलाई कि मुसलमान जो है ना वो एक उनको जो है एक मिनोरिटी में है, ये है वो। उसके बावजूद जब इलेक्शन हुआ लोगों ने माने नहीं इस चीज को। उसकी वजह ये थी कि लोग भाई चाहते थे कि ये हमारा मुल्क है, हम क्यों इस तरह डिवाइड हो। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने जब ये फील किया कि भाई अब कांग्रेस जो है ना वो इलेक्शन जीत गई है, उसमें उन्होंने अपने मुस्लिम जो है ना वो बंदे खड़े करके वहां से इलेक्शन जीते हैं। तो उसका मतलब ये था कि लोग इस चीज के ऊपर भाई आ ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया, तब जाके भाई आगे जो है ना वो चीजें हुई, उसके बारे में वो भाई एक जरूर आगे बताएंगे। लेकिन ये कि यहाँ तक अगर देखा जाए तो भाई उन्होंने जस्ट एक मिर्च लगाई थी, वो मिर्च उन्होंने स्टार्ट की थी बंगाल से, जब वेस्ट बंगाल और जो है ना वो ईस्ट बंगाल उन्होंने बनाया, तो साथ ही उनको पता चल गया कि ये इनकी नबज है, इसके ऊपर फोकस करें। जैसे मुस्लिम जो है ना वो उठे,
साथ हिंदू जो है ना वो हिंदू कम्युनिटी है, और उनके भी उन्होंने भी अपनी एक जमात का नाम रखा, और इस तरह जो है ना वो चीजें आगे चलने लगी। लेकिन आगे भी देखेंगे नेक्स्ट बार में। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।